हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले केपलर्स के लॉ से जो है न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ की उत्पत्ति करेंगे, यानी कि डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल विथ द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ। इसके लिए मान लेते हैं स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, यानी कि सेंटर में सूर्य है जिसका मास हम कैपिटल एम मान रहे हैं। ऐसे में जो है ग्रह से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको यदि हम स्मॉल आर मान रहे हैं, ठीक है। अब केपलर्स की जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है, परंतु जो वृत्तीय चाल है वो भी नियत होनी चाहिए वृत्तीय गति के लिए। तो ऐसे में ग्रह की यदि हम रेखीय चाल को यदि v माने तो क्या होगा कि ग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा, यानी कि एक अभिकेंद्र बल F इज इक्वल टू mv²/r हमको मिलेगी, जिसकी जो डायरेक्शन है वो सूर्य की ओर होगी, यानी कि स्मॉल m से इस सूर्य m की ओर सेंटर की ओर होगी। परंतु जो रेखीय चाल होती है वो कोणीय विस्थापन और दूरी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तब v इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू वी। अब हम जानते हैं भाई ओमेगा इज इक्वल टू होती है कोणीय क्या कहते हैं इसको, कोण बटा टाइम, एंगल बटे टाइम के इक्वेशन से ये निकलेगी v इज इक्वल टू 2πr/t। अब जो समीकरण 1 है, कहने का मतलब ये है, जो समीकरण ये 1 है इसमें हम v की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो f इज इक्वल टू m/r इंटू 2πr/t का स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे देखें तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 4π²r²/t²। अब क्या किए हैं भाई, ये r इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो कैंसिल कर दी, बचे f इक्वल टू 4π² इंटू mr/t²। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दी। क्यों दिया, इसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे हम केपलर के थर्ड लॉ को लगा सकते हैं, जो कहती है कि जो टाइम होती है वो परिक्रमा करने में जो लगा टाइम होती है वो दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने उसको अप्लाई किया तो t इज इक्वल टू KR³ इस प्रकार से हमको मिलेगा, जहाँ पे k को हम कांस्टेंट मानते हैं। जो t है वो ग्रह का परिक्रमण काल होता है। तब जो इक्वेशन सेकंड है, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है उसमें देखिए, अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो हमको मिलती है 4π² mr/KR³, जिसको हम मॉडिफाई करें तो हमको मिलता है F इज इक्वल टू 4π² इंटू mr²। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान ली। अब देखिए भाई, जो इतना वाला जो टर्म मिला है ये टर्म, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि हम इसको हटाएं तो एक प्रोफेशनल का साइन हम लगा सकते हैं, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोफेशनल है m/r² के। बट हम यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जानते हैं कि इस बल में जो है सूर्य जो है सेंटर में है, सॉरी, इस बल के प्रभाव में जो सूर्य जो है सेंटर में है, और जो दाएं पक्ष के जो प्राचल होंगे या जो कांस्टेंट होंगे वो सूर्य के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि जो प्राचल मिला है, जो कांस्टेंट मिला है वो सूर्य पे डिपेंड करता है। यानी कि ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यदि सूर्य का द्रव्यमान m हो तो उस द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, यानी कि 4π² डिवाइड बाई k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन से जो 4π² है उसकी जगह m को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमको मिलेगा ए फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r²। ठीक है, ये जो है ग्रेविटेशनल लॉ है किसका, न्यूटन्स का, जिसको हम सार्वत्रिक ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से जानते हैं। इसमें से कुछ कंक्लूजन निकालें तो हम पहली चीज़ देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह पे सूर्य की ओर एक फोर्स लगता है F। ठीक है, हमने पहली चीज़ देखी कंक्लूजन। दूसरी चीज़ हमको ने ये देखी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि किसी भी ग्रह के परिक्रमा करने के लिए जो लगने वाला बल है वो उस ग्रह के द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, यानी कि
कोई भी मास का जो कोई भी द्रव्यमान का ग्रह यदि पर्टिकुलर मूवमेंट करेगा तो उसके लिए वो मास पे डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ हमने देखी यहाँ पे कि जो फोर्स है वो उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी, यानी कि ग्रह के सूर्य के बीच की दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स का मान कम होता जाएगा। हाँ, फोर्स की वैल्यू कम होगी और वो गति करना धीमा प्रारंभ करेगा। यदि फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो दूरी कम है, ऐसा हम जान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है वो ये जो पार्ट है वो हमको ये बताती है कि ग्रह की गति कैसी, मतलब ग्रह को जो गति करने में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम को भी मेजर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना।